अहमद नदीम कासमी के शोहरा आफाक अफसाने गंदासा का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। गंदासा पार्ट 2। पेशकश सारबान हिस्ट्री। लेकिन मौला माँ के घुटने से लग कर रोया नहीं। वो घर के दालान में दाखिल हुआ तो रिश्तेदार उसके बाप की लाश थाने उठा ले जाने का फैसला कर चुके थे। मून पीटती और बाल नोचती माँ उसके पास आई और शर्म तो नहीं आती कहकर मून फेर कर लाश के पास चली गई। मौला के तेवर इसी तरह तने रहे। उसने बढ़कर बाप की लाश को कंधा दिया और बरादरी के साथ रवाना हो गया। और अभी लाश थाने नहीं पहुंची होगी कि रंगे की चौपाल पर कयामत मच गई। रंगा चौपाल की सीढ़ियों पर से उतरकर सामने अपने घर में दाखिल होने ही लगा था कि कहीं से एक गुंडासा लपका और अंतड़ियों का एक ढेर इसके फटे हुए पेट से बाहर उबलकर इसके घर की दहलीज पर भाप छोड़ने लगा। काफी देर को अफरा तफरी के बाद रंगे के बेटे घोड़ों पर सवार होकर रपट के लिए गांव से निकले। मगर जब वो थाने पहुंचे तो ये देखकर दम बखुद रह गए कि जिस शख्स के खिलाफ वो रपट लिखवाने आए हैं वो अपने बाप की लाश के पास बैठा तस्बीह पर कुल हो अल्लाह का वीरत कर रहा था। थानेदार के साथ उन्होंने बहुत हीर फेर की कोशिश की और अपने बाप का कातिल मौला ही को ठहराया। मगर थानेदार ने उन्हें समझाया, खामखा अपने बाप के कातिल को जाय कर बैठोगे, कोई अक्ल की बात करो। इधर ये मेरे पास अपने बाप के कत्ल की रपट लिखवा रहा है और उधर तुम्हारे बाप के पेट में गुंडासा भी भौंक आया है। आखिर दोनों तरफ से चालान हुए, लेकिन दोनों कत्लों का कोई चश्मदीद सबूत न मिलने की बना पर तरफैन बुरी हो गए। और जिस रोज मौला रिहा होकर गांव में आया तो अपनी मां से माथे पर एक तवील बोसा सब्त कराने के बाद सबसे पहले ताजे के हां गया, उसे भींच कर गले लगाया और कहा, इस रोज तुम और तुम्हारा घोड़ा मेरे काम ना आते तो आज मैं फांसी की रस्सी में तोड़ी की तरह लटक रहा होता। तुम्हारी जान की किस्म। जब मैंने रंगे के पेट को खोलकर रिकाब में पांव रखा तो ऐसा लगा कि घोड़े को भी कत्ल का पत्ता चल गया है। आंधी बन गया खुदा की किस्म। इसीलिए तो लाश अभी थाने भी नहीं पहुंची थी कि मैं हाथ झाड़ कर वापस भी आ गया। सारे गांव को मालूम था कि रंगे का कातिल मौला ही है, मगर मोले के चंद अजीजों और ताजे के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ हुआ कैसे। फिर एक दिन गांव में ये खबर गश्त करने लगी कि मौला का बाप तो रंगे के बड़े बेटे कादर्रे के गंडासी से मरा था। रंगा तो सिर्फ हुश्कार रहा था बेटों को। रात को चौपालों और घरों में ये मौजू चलता रहा और सुबह को पता चला कि कादरा अपने कोठे की छत पर मुर्दा पाया गया है। और वो भी यूं कि जब उसके भाई फले और गुली ने इसे उठाने की कोशिश की तो इसका सर लुढ़क कर नीचे गिरा और परनाले तक लुढ़कता चला गया। रपट लिखवाई गई और मौला फिर गिरफ्तार हो गया। मिर्चों का धुआं पिया, तपती दोपहरों में लोहे की चादर पर खड़ा रहा। कितनी रातें इसे ऊँघने तक ना दिया गया, मगर वो इकबाली ना हुआ और आखिर महीनों बाद रहा होकर गांव में आ निकला। और जब अपने आंगन में कदम रखा तो मां भागी हुई आई, उसके माथे पर तवील बोसा लिया और बोली, अभी 2 और बाकी हैं मेरे लाल। रंगे का कोई नाम लेवा ना रहे तो जभी 32 धारे बख्शोहेगी। मेरे दूध में तेरे बाप का खून था मोले और तेरे खून में मेरा दूध है और तेरे गंडासी पर मैंने जंग नहीं चढ़ने दिया। मौला अब इलाके भर की हैबत बन गया था। इसकी मूंछों में 2-2 बाल आ गए थे। कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां, खुशबूदार तेल उसके लहरिए बालों में आग की कलमी सी लगाए रखता। हाथी दांत का हलाली कंधा उतरकर उसकी कंपटी पर चमकने लगा था। वो गलियों में चलता तो पट्टे के तहबंद का कम से कम आधा गज
तो इसके अकब में लौटता हुआ जाता। बारीक मलमल का पटका इसके कंधे पर पड़ा रहता और अक्सर उसका सरा गिरकर जमीन पर घिसटने लगता और घिसटता चला जाता। मौला के हाथ में हमेशा उसके कद से भी लंबी तेल पली लठ होती और जब वो गली के किसी मोड़ या किसी चौराहे पर बैठता तो ये लठ जिस अंदाज से इसके घुटने से आ लगती, इसी अंदाज से लगी रहती और गली में से गुजरने वालों को इतनी जुर्रत ना होती कि वो मौला की लठ एक तरफ सरकाने के लिए कह सके। अगर कभी लठ एक दीवार से दूसरी दीवार तक तन गई तो लोग आते मौला की तरफ देखते और पलटकर किसी दूसरी गली में चले जाते। औरतों और बच्चों ने तो वो गलियां ही छोड़ दी थीं जहां मौला बैठने का आदी था। मुश्किल ये थी कि मौला की लठ पर से अलांगिने का भी किसी में हौसला ना था। एक बार किसी अजनबी नौजवान का इस गली में से गुजर हुआ। मौला इस वक्त एक दीवार से लगा लठ से दूसरे दीवार को कुरेदे जा रहा था। अजनबी आया और लठ पर से अलंग गया। एकाएकी मौला ने बिफर कर टैंक में से गुंडासा निकाला और लठ पर चढ़ाकर बोला, ठहर जाओ छोकरे, जानते हो तुमने किसकी लठ अलंगी है? ये मौला की लठ है, मोले गंडासी वाले की। नौजवान मौला का नाम सुनते ही अकलख्त जर्द पड़ गया और होले से बोला, मुझे पता नहीं था मोले। मौला ने गुंडासा उतार कर टैंक में उड़स लिया और लठ के एक सरे को नौजवान के पेट पर हल्के से दबाकर बोला, तो फिर जाकर अपना काम कर। और फिर वो लठ को यहां से वहां तक फैला कर बैठ गया। मौला का लिबास, उसकी चाल, इसकी मूंछें और मरकियां और सबसे ज्यादा इसका लाउबाली अंदाज, ये सब पहले गांव के फैशन में दाखिल हुए और फिर इलाके भर के फैशन पर असर अंदाज हुए। लेकिन मौला की जो चीज फैशन में दाखिल ना हो सकी वो इसकी लंबी लठ थी, तेल पली, पीतल के कोकों से अटी हुई, लोहे की शामों में लिपटी हुई, गलियों के कंकरों पर बजती और यहां से वहां तक फैल कर आने वालों को पलटा देने वाली लठ। और फिर वो गुंडासा जिसकी मियान मौला की टैंक थी और जिस पर उसकी माँ जंग का एक नुक्ता तक नहीं देख सकती थी। लोग कहते थे कि मौला गलियों के नकड़ों पर लठ फैलाए और गुंडासा छुपाए गुल्ले और फूले की रातकता है। कादर्रे के कत्ल और मोले की रिहाई के बाद फूल लाफौज में भर्ती होकर चला गया था और गुल्ले ने इलाका के मशहूर रस्सा गीत चौधरी मुजफ्फर इलाही के हां पना ली थी, जहां वो चौधरी के दूसरे मुलाजिमों के साथ चनाब और रावी पर से बैल और गायें चोरी करके लाता। चौधरी मुजफ्फर इस माल को मंडियों में बेच कर अमीरों, वजीरों और लीडरों की बड़ी बड़ी दावतें करता और अखबारों में नाम छपवाता। और जब चनाब और रावी के खोजी मवेशियों के खुरों के सुराग के साथ साथ चलते चौधरी मुजफ्फर के कस्बे के करीब पहुंचती तो जी में कहते, हमारा माथा पहले ही ठनका था। उन्हें मालूम था कि अगर वो खुरों के सुराग के साथ साथ चलते चौधरी के घर तक जा पहुंचे तो फिर कुछ देर बाद लोग मवेशियों की बजाय खुद खोजियों का सुराग लगाते फिरेंगे और लगा ना पाएंगे। वो चौधरी के खौफ के मारे कस्बे के एक तरफ से निकलकर और थलों के रेती में पहुंचकर ये कहते हुए वापस आ जाते, खुरों के निशान यहां से गायब हो रहे हैं। मौला ने चौधरी मुजफ्फर और उसके फैले हुए बाजुओं के बारे में सुन रखा था। इसे कुछ ऐसा लगता था कि जैसे इलाके भर में सिर्फ ये चौधरी ही है जो उसकी लठ इलांग सकता है। लेकिन फिलहाल इसे रंगे के दोनों बेटों का इंतजार था। ताजे ने इसे बहुत समझाया कि तुझे बाप के खून का बदला लेना था सो ले लिया। अब ये छटे हुए बदमाशों के चलन तुझे जेब नहीं देते। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ताजे ने बड़े भाइयों की तरह मोले को डांटा और कुछ नहीं तो अपनी जमीनों की निगरानी कर लिया कर। ये क्या बात हुई कि सुबह से शाम तक गलियों में लठ फैलाए बैठे हैं
और मिरासियों नाइयों से खिदमतें ली जा रही हैं। तू शायद नहीं जानता पर जान ले, तो इसमें तेरा ही भला है कि माएं बच्चों को तेरा नाम लेकर डराने लगी है। लड़कियां तो तेरा नाम सुनते ही तूक देती है। किसी को बद्दुआ दीनी हो तो कहती हैं, अल्लाह करे तुझे मौला बया कर ले जाए। सुनते हो मोले? लेकिन मौला तो जिस भट्टी में कूदा था इसमें पककर पुख्ता हो चुका था। बोला, अबे जा ताजे, अपना काम कर। गांव भर की गालियां समेट कर मेरे सामने उनका ढेर लगाने आया है। दोस्ती रखना बड़ी जीदारी की बात है पट्टे। तेरा जी छूट गया है तो मेरी आंखों में धूल क्यों झोंकता है? जा, अपना काम कर। मेरे गंडासी की प्यास अभी तक नहीं बुझी। जा। इसने लाठी को कंकरों पर बजाया और गली के सामने वाले मकान में मिरासी को बांग लगाई। अबे, अब तक चिलम ताजा नहीं कर चुका। उल्लू के पट्टे, जाकर घर वालों की गोद में सो गया। चिलम ला। ताजा पलट गया, मगर गली के मोड़ पर रुक गया और मुड़कर मोले को कुछ यूं देखा जैसे इसकी जवां मिर्गी पर फूट फूट कर रू देगा। मौला कनखियों से इसे देख रहा था। उठा और लट को अपने पीछे घसीटता ताजे के पास आकर बोला, देख ताजे, मुझे ऐसा लगता है तू मुझ पर तरस खा रहा है, इसलिए कि किसी जमाने में तेरी मेरी यारी थी, पर अब ये यारी टूट गई है। ताजे, तू मेरा साथ नहीं दे सकता तो फिर ऐसी यारी को लेकर चाटना है। मेरे बाप का खून इतना सस्ता नहीं था कि रंगे और उसके एक ही बेटे के खून से हिसाब चुक जाए। मेरा गुंडासा तो अभी इसके पोते पोतियों, नवासे नवासियों तक पहुंचेगा। इसलिए जा, अपना काम कर। तेरी मेरी यारी खत्म, इसलिए मुझ पर तरस न खाया कर। कोई मुझ पर तरस खाए तो आज मेरे गंडासी पर जा पूछती है। जा। वापस आकर मौला ने मिरासी से चिलम लेकर कश लगाया तो सल्फा उभर कर बिखर गया। एक चिंगारी मौला के हाथ पर गिरी और एक लम्हा तक वहीं चमकती रही। मिरासी ने चिंगारी को झाड़ना चाहा तो मौला ने इसके हाथ पर इस जोर से हाथ मारा कि मिरासी बल खाकर रह गया और हाथ को रान और पिंडली में दबाकर एक तरफ हिट गया और मौला गिर जा। तरस खाता है, हरामजादा। इसने चिलम उठाकर सामने दीवार पर पटक दी और लठ उठाकर एक तरफ चल दिया।